हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज में जो प्रतीक शिवालिक सर की केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज है, उसके सेट एच के साइंस पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपकी केवीएस पीआरटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा लर्नर्स लिंक पर जनरल साइंस और कंप्यूटर के कंटेंट की भी एक सीरीज चल रही है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स द रबी क्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रबी फसलों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें वो ऑप्शन बताना है जिसमें सभी एग्जाम्पल्स रबी की फसल के हैं। ऑप्शन 1 है सरसों, मक्का, मटर, कपास। ऑप्शन 2 है सरसों, मटर, गेहूं, ग्राम। ऑप्शन 3 है सरसों, मक्का, कपास, गेहूं। ऑप्शन 4 है सरसों, धान, मूंगफली, कपास। तो सबसे पहले जो हमारे इंडिया में तीन क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीफ और जायद, हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले है रबी की फसल। इसे हम विंटर क्रॉपिंग सीजन या विंटर क्रॉप भी कहते हैं। इसे अक्टूबर से दिसंबर वाले महीने में उगाया जाता है और इसकी कटाई होती है अप्रैल से जून वाले महीने में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बार्ले यानी जौ, ग्राम मतलब चना, मस्टर्ड मतलब सरसों, पीस यानी मटर, व्हीट यानी गेहूं। नेक्स्ट है खरीफ की फसल। इसे हम वेट समर क्रॉपिंग सीजन या मानसून क्रॉप भी कहते हैं। इसे जून वाले महीने में उगाया जाता है और इसकी कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर वाले महीने में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राइस मतलब चावल, उड़द दाल, तूर दाल, मूंग दाल, पैडी मतलब धान, मेज यानी मक्का, ज्वार, बाजरा, कॉटन मतलब कपास, सोयाबीन, ग्राउंडनट, जूट एटसेट्रा। नेक्स्ट है जैद की फसल। इसे हम ड्राई समर क्रॉपिंग सीजन या समर क्रॉप भी कहते हैं। ये रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच का जो थोड़ा टाइम होता है, उस समय उगाई जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वाटरमेलन यानी तरबूज, मस्कमेलन यानी कस्तूरी, कुकुम्बर मतलब ककड़ी, फोडर क्रॉप्स यानी चारा फसल। तो यहाँ पे हमसे रबी की फसल के बारे में पूछा गया है, तो मस्टर्ड यानी सरसों, पी यानी मटर, व्हीट यानी गेहूं और ग्राम मतलब चना। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये चारों ही रबी की फसल के एग्जाम्पल्स हैं। ये हमने यहाँ पे देखे थे, रबी की फसल के एग्जाम्पल्स थे बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पीस, व्हीट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंथेटिक फाइबर विच लुक्स लाइक सिल्क इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। इट इज देयरफॉर नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। व्हाट इज इट्स कॉमन नेम। रेशम की तरह दिखने वाला संश्लिष्ट रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त होता है, अतः यह संश्लिष्ट रेशा कहलाता है। इसका प्रचलित नाम क्या है। तो हमें उस सिंथेटिक फाइबर का नाम बताना है जो वुड पल्प से बनता है। ऑप्शन 1 है टेफ्लॉन, ऑप्शन 2 रेयॉन, ऑप्शन 3 कपास, ऑप्शन 4 टेरिलिन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, मतलब वो ह्यूमन मेड नहीं होते हैं, वो नेचुरली हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं वो है कॉटन, फ्लैक्स, हेम्प, बैम्बू एंड जूट। और इनमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सेलुलोज। और जो एनिमल से हमें नेचुरल फाइबर्स प्राप्त होते हैं उनमें है वूल, सिल्क, अंगोरा, मोहायरा। नेक्स्ट है हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ये केमिकली प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है इसे हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नायलॉन, ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है जो कोल, वाटर और एयर से बनाया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर, इसे कोल और पेट्रोलियम से बनाया जाता है। नेक्स्ट है रेयॉन, ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है जो कि वुड पल्प से बनाया जाता है। हमसे क्वेश्चन में इसी के बारे में पूछा गया कि वुड पल्प से जो सिंथेटिक फाइबर बनता है उसका नाम क्या है, रेयॉन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो एक्रेलिक फाइबर्स होते हैं वो एक्रिलोनाइट्राइल या वाइनिल साइनाइड के पॉलीमराइजेशन से बनाए जाते हैं। माइक्रोफाइबर्स आर जनरली मेड ऑफ पॉलीएस्टर। इसके अलावा यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक जो हमारे घर में नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं, इसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। इससे जो खाना होता है वो चिपकता नहीं है। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन हमने अभी देखा एक नेचुरल फाइबर है जो हमें प्लांट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है टेरिलिन।
टेरिलिन है ये पहला पॉलीएस्टर है जिसे डेक्रोन के नाम से भी जाना जाता है और ये कठोरता में और लचीलेपन में नायलॉन के जैसा ही होता है। इसे हम एथिलीन ग्लाइकोल और डाई मिथाइल टरफेथलेट के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनाते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 रेयोन, जिसे हम वुड पल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज। धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें उस ऑप्शन को बताना है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक तो एक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। तो elements which are placed above hydrogen in the activity series can easily displace it from the respective compounds। मतलब जो ये सीरीज है जब इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो भी एलिमेंट आता है उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो यदि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है तो हाइड्रोजन को केवल वही एलिमेंट रिप्लेस कर पाएंगे जो कि इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ होंगे। तो जो ऑप्शन 1 है कॉपर, वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो ये तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स के बारे में भी समझ लेते हैं। मेटल ऑक्साइड्स which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides। तो जो मेटल ऑक्साइड्स है जो एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी दोनों के साथ ही रिएक्शन करते हैं और सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कुछ मेटल्स हैं जैसे जिंक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, ये सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन और बचते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम। इसमें से यदि एक्टिविटी सीरीज में देखें तो सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एल्कली मेटल्स होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वे केवल बेस से रिएक्ट करते हैं, वे एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। और जो सोडियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे हमें एक तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है जो कि एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन दिया गया है जो कि बेस है। तो लेकिन जो सोडियम है वो यहाँ पे जो उसका ऑक्साइड्स है वो केवल बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसकी रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब एल्यूमिनियम HCl से रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और AlCl3 प्रोडक्ट बनता है। और जब एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्रिया करता है और उसके साथ वाटर प्रेजेंट होता है तो बनता है NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इन दोनों ही रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार एंड आर यूज्ड एज। कोल तार से नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं और इसका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 मच्छर भगाने के लिए, ऑप्शन 2 शहद मधुमक्खी भगाने के लिए, ऑप्शन 3 मोथ भगाने के लिए, ऑप्शन 4 सांप भगाने के लिए। तो जो नेफ्थलीन की गोलियां होती है इसके बारे में हम पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। नेफ्थलीन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। दे कैन बी डिफाइंड एज स्मॉल बॉल्स, ये छोटी छोटी गेंदें होती हैं, विच आर मेड अप ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, जो कि केमिकल पेस्टिसाइड से बनी होती है, एंड डीओडोरेंट, और इसमें कुछ दुर्गंध होती है। जो नेफ्थलीन की बोल होती है इनका यूज जो कीट का लार्वा होता है इससे कपड़ों में या आर्टिकल्स या जो लेख होते हैं इससे जो नुकसान होता है कीट के लार्वे के कारण, इससे बचाने के लिए इन बोल्स का यूज किया जाता है। ये जो नेफ्थलीन की बोल्स होती हैं ये एक गैस रिलीज करती हैं जिसके कारण जो मोथ होते हैं या कीट होते हैं ये दूर जाते हैं। मोथबॉल्स एंड अदर प्रोडक्ट कंटेनिंग नेफ्थलीन आर सॉलिड दैट टर्न इनटू टॉक्सिक गैस। तो जो ये मोथ बॉल्स होती हैं या नेफ्थलीन वाली बॉल्स होती हैं तो ये सॉलिड होती हैं जो कि बाद में एक टॉक्सिक गैस में बदल जाती हैं जो कि इंसेक्ट्स यानी कीड़ों को मार देती हैं और जो एनिमल्स हैं उन्हें दूर करती हैं। नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं इन्हें हम मोथ बॉल्स भी बोलते हैं और इसे कोलतार से तो बनाया जाता है और इसका यूज किस लिए किया जाता है? मोथ को भगाने के लिए। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कोल्ड। ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू यूनिट में व्यक्त किया जाता है जिसे कहा जाता है।
मतलब हमें यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी यूनिट बतानी है। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। द कैलोरीफिक वैल्यू इज द टोटल एनर्जी रिलीज्ड एज हीट व्हेन 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस और फ्यूल अंडरगोज कंप्लीट कंबशन विद ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जब भी कोई 1 किलोग्राम का कोई भी सब्सटेंस या फ्यूल होता है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और स्टैंडर्ड कंडीशन यानी मानक परिस्थितियों में जब उसका कंप्लीट कंबशन होता है, मतलब वो पूर्ण रूप से दहन होता है, तो जितनी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है उसे हम उसका बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर किलोग्राम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ, किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज दैट इट। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ऑप्शन 1 कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल्स। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। ऑप्शन 2 है कंट्रोल्स ओनली द एंट्री ऑफ मटेरियल्स इनटू सेल्स। कोशिकाओं में केवल प्रवेश करने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। ऑप्शन 3 है कंट्रोल्स ओनली द एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल्स। कोशिकाओं में से केवल बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। ऑप्शन फोर्थ है अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स विदाउट एनी कंट्रोल। पदार्थों के प्रवेश करने और बाहर जाने को बिना किसी नियंत्रण के आने जाने देती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसका प्रमुख कार्य होता है इसे परिवेश से बचाना। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सिलेक्टिव बैरियर फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल। तो जो कोशिका झिल्ली होती है, ये किसी भी मटेरियल के लिए प्रवेश के लिए और उसके निकास के लिए सिलेक्टिव बैरियर के रूप में कार्य करती है, मतलब चयनात्मक अवरोध के रूप में कार्य करती है। It is selectively permeable to ions and organic molecules and regulate the movement of substances in and out of cells। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये चुनिंदा रूप से कुछ ही आयनों को और कार्बनिक अणुओं को जाने देती है। इसके अलावा कोशिकाओं के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को भी नियंत्रित करती है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सेल। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल इज द। निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वह है ऑप्शन 1 एम्ब्रियो, ऑप्शन 2 ओवम, ऑप्शन 3 फोइटस, ऑप्शन 4 जाइगोट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज कंबाइनिंग ऑफ स्पर्म विद द एग, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। मतलब निषेचन के पश्चात यानी फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो नर और मादा का युग्मक है वो युग्मनज बनाते हैं यानी जाइगोट बनाते हैं। ये जो जाइगोट होता है यही स्टार्टिंग होती है एक नए जीव को उत्पन्न करने के लिए। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है ये बाद में दो कोशिकाओं वाले एक भ्रूण में यानी एम्ब्रॉय में बदलता है, जिससे आगे जो भ्रूण है वो उसका आगे विकास होता है। तो यहाँ पे भी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल इज पुशिंग अ बॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन शुड हर फ्रेंड पुश द बॉक्स सो दैट इट मूव्स फास्टर इन द सेम डायरेक्शन। कोई लड़की किसी संदूक को पूरब की ओर धकेल रही है, उसकी सहेली संदूक को किस दिशा में धकेले कि उस संदूक की गति बढ़ जाए? ऑप्शन 1 पश्चिम की तरफ, ऑप्शन 2 पूरब की तरफ, ऑप्शन 3 दक्षिण की तरफ, ऑप्शन 4 उत्तर की तरफ। तो इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि कोई लड़की है वो किसी संदूक को पूरब की ओर धक्का दे रही है, तो उसकी सहेली अब उसके साथ उस संदूक को या फिर उसे बॉक्स को किस ओर धक्का दे ताकि उसकी गति बढ़ जाए? Her friend should push the box towards east direction so that it will start moving more fast towards east because the magnitude of force increases। यदि दोनों ही एक ही दिशा में बल लगाएंगी तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो बल है वो बढ़ जाएगा, जिससे जो संदूक की गति है वो भी बढ़ जाएगी। तो यदि ये लड़की संदूक को पूरब की दिशा में धकेल रही है और हमें संदूक की गति बढ़ानी है तो उसकी सहेली को भी संदूक को पूरब की तरफ धकेलना होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन 2 towards east, as both of them would be applying the force in the same direction so that resultant force will be more। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज टू बी पास्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फॉर दिस पर्पस द टू बॉडीज मस्ट बी ज्वाइंड बाय। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है,
इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 कॉटन थ्रेड सूती धागे से, ऑप्शन 2 प्लास्टिक स्ट्रिंग प्लास्टिक की डोरी से, ऑप्शन 3 कॉपर वायर तांबे के तार से एंड ऑप्शन 4 है रबर बैंड रबड़ के छल्ले से। तो इस प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि हमें किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में विद्युत आवेश को ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए हम उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को या दोनों वस्तुओं को किस चीज से जोड़े, तो हमें उन दोनों वस्तुओं को किसी ऐसी चीज से जोड़ना होगा जो इस ट्रांसफर को यानी जो इस स्थानांतरण को है उसे सपोर्ट करे, यानी जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वही इस चीज के लिए बेटर होगा ताकि वो विद्युत आवेश का स्थानांतरण कर सके। Copper is considered to be a conductor because it conducts the electron current or flow of electrons fairly easily। तो जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन करंट को या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके फ्लो को इजीली कंडक्ट कर सकता है, संचालित कर सकता है। तो इसलिए यदि दो बॉडीज हैं जिनमें हमें विद्युत आवेश को स्थानांतरण करना है तो उन्हें हम कॉपर वायर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 कॉपर वायर तांबे के तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द आई इन द ब्लैंक स्पेस शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए रिक्त स्थान में आंख के हिस्सों के नाम लिखें। तो आपको ये एक हमारी आंख का स्ट्रक्चर दिया गया है और यहाँ पे कुछ नेमिंग की गई है 1 2 3 4 5 6। तो हमें बताना है कि इन स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या नाम होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको हमारी आई स्ट्रक्चर दिया गया है जहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो हमें अब इसमें से देख के इन पार्ट्स के नाम पहचानने हैं। तो 1 पर यहाँ पे ये वाली पोजीशन पूछी गई है लेंस के ऊपर की। तो यहाँ पे लेंस के ऊपर इस वाली पोजीशन को और जो ये वाली पोजीशन है इसका नाम होता है सिलेरी बॉडी या मसल्स। तो 1 पे तो क्या आएगा? सिलेरी मसल्स। सेकंड है जो लेंस के बाहर ये वाला हिस्सा है ये हमें बताना है क्या होता है। तो ये हमारा लेंस हो गया, इसके बाहर जो ये हिस्सा है इसे हम बोलते हैं आइरिस। थर्ड नंबर पे लेंस को बताया गया है। फोर्थ नंबर पे हमसे इस बाउंड्री पे ये वाली स्ट्रक्चर को पूछा गया है कि इसे हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा लेंस हो गया, ये आइरिस हो गया। अब इसके जो बाहर ये वाला हिस्सा है बाउंड्री पर इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे, यानी पीछे की ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं रेटिना। तो फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा? रेटिना। और सिक्स नंबर पे जो ये है यहाँ पे होती है ऑप्टिक नर्व्स। तो सिक्स नंबर पे आ जाएगा ऑप्टिक नर्व्स। तो 1 पे है सिलेरी मसल्स, सेकंड पे है आइरिस, थर्ड नंबर पे है ये लेंस, फोर्थ नंबर पर है कॉर्निया, फिफ्थ नंबर पे है रेटिना और सिक्स नंबर पर है ऑप्टिक नर्व। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से हमें बताना है कि वो कौन सा कथन है जो प्योर सब्सटेंसेस मतलब शुद्ध पदार्थों के लिए सही है। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। सेकंड है प्योर सब्सटेंसेस में बी कंपाउंड्स और मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। थर्ड है प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है। फोर्थ है प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लिफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। निकल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है। तो इससे पहले हम प्योर सब्सटेंस की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। ए प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच कैन आइदर बी एटम्स और मॉलिक्यूल और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, वो केवल एक प्रकार के कण होते हैं। ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। मतलब ये यौगिक अथवा मिश्रण नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकंड गलत हो जाएगा। A pure substances cannot be separated into other kinds of matter by any physical process। और जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। ए प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन थ्रू आउट। और जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका जो संगठन होता है वो सर्वत्र समान रहता है। तो हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड जो प्योर सब्सटेंस के लिए सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन 2 प्रोटॉन, ऑप्शन 3 न्यूक्लियस इन द एटम, ऑप्शन 4 एटॉमिक मास। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रदरफोर्ड है उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था।
फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम अलग से वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यदि अभी हम यहाँ पे इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अभी हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समझ लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, यानी परमाणु में एक धनात्मक आवेशित केंद्र होता है जिसे न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। और जो परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही होता है। और जो ये नाभिक होता है ये परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो जो ये एक्सपेरिमेंट है इसमें न्यूक्लियस की खोज की गई थी, यानी न्यूक्लियस इन द एटम। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, न्यूक्लियस इन द एटम। इसके अलावा इस मॉडल में ये कहा गया, रदरफोर्ड मॉडल proposed that the negatively charged electron surround the nucleus of an atom, कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा गया। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो दोनों होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड ने ये भी कहा कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है इनका अरेंजमेंट ऐसे ही होता है जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट्स का होता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जो रदरफोर्ड है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तुलना किससे की थी, तो उन्होंने इसकी प्लैनेट से की थी अरेंजमेंट को समझाने के लिए। अभी यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि किसकी खोज की गई, तो इसमें न्यूक्लियस इन द एटम यानी परमाणु में नाभिक की खोज की गई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर अ फ्यू डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा को चुनिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑस्मोसिस यानी परासरण क्या होता है। तो जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लू वाटर कलर का यदि मॉलिक्यूल है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। और जो आप ये वाली मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी ये हाई कंसंट्रेशन पर है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो इसलिए जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है और फिर एक बार इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है। इसी तरीके से आप इस वाले एग्जाम्पल में भी इस चीज को देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन है, 33 वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इधर लो वाटर कंसंट्रेशन थी। तो यहाँ पे ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसके द्वारा जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे जब दोनों तरफ 20-20 वाटर के मॉलिक्यूल हो गया यानी दोनों तरफ इक्विलिब्रियम आ गया है, दोनों तरफ की जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो समान हो जाती है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना वेयर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लोज फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ऑस्मोसिस यानी परासरण एक ऐसी घटना है जहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। यहाँ पे वाटर की जो सांद्रता थी वो ज्यादा थी, यहाँ कम थी, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल इस जगह से इस जगह पर गए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो छोटे अणुओं या आयनों को तो अपने में से जाने देती है, लेकिन जो बड़े अणु होते हैं उनके लिए ये अवरोध का कार्य करती है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर इज, 1 माइक्रोमीटर होता है, हमें बताना है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है और 1 मीटर में 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर होता है। मतलब 1 मीटर बराबर है 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर के। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होगा 1/10 की पावर 6 मीटर, क्योंकि 10 की पावर 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। और जब हम इस तरीके से होता है 1/10 की पावर 6 मीटर, तो जब हम इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस के साइन की जगह हो जाएगा माइनस का साइन, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर होगा 10 की पावर -6 मीटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है?
ऑप्शन 1 द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ऑप्शन 2 ऊर्जा संरक्षण नियम पर, ऑप्शन 3 संवेग संरक्षण नियम पर एंड ऑप्शन 4 है वेग संरक्षण नियम पर। तो सबसे पहले जो रॉकेट इंजन को चलाने वाले मूल सिद्धांत है उन्हें हम समझते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ड्राइविंग अ रॉकेट इंजन आर, पहला है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, और सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का नियम। तो जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है उसके अकॉर्डिंग फॉर एवरी फोर्स और एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स और रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के प्रति कोई प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक बल या क्रिया के लिए एक समान और विपरीत बल या प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे रॉकेट वाले कॉन्सेप्ट में जो पीछे की तरफ गैसेस निकलती हैं वो एक एक्शन फोर्स है, और इसके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसमें जो रॉकेट होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट हैज नो मोमेंटम, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, तो इसलिए उसका जो मोमेंटम है वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यदि वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो। So if there is some sort of internal explosion in a rocket burning rocket fuel, the momentum going forward will equal the momentum going backward. इसका मतलब है यदि रॉकेट को चलाने वाले रॉकेट ईंधन में किसी तरह का आंतरिक विस्फोट हो जाता है तो यह जो आगे बढ़ने वाला संवेग होगा वो पीछे जा रहे संवेग के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जब रॉकेट है इसमें जो रॉकेट फ्यूल होता है जब इसे बर्न किया जाता है तो पीछे की तरफ गैसेस निकलती हैं, तो इनका जो संवेग होता है वो इस रॉकेट को आगे बढ़ने में मदद करता है, और ये जो पीछे आने वाला संवेग और आगे बढ़ने वाला संवेग है ये आपस में बराबर होते हैं किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 संवेग संरक्षण के नियम पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आयरन स्फेयर ऑफ मास 10 kg हैज द सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम स्फेयर ऑफ मास इज 3.5 kg. Both spheres are dropped simultaneously from a tower when they are 10 meter above the ground. They have the same. एक 10 किलोग्राम के द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्यूमिनियम के गोलों के व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होते हैं। ऑप्शन 1 एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ऑप्शन 2 मोमेंटा यानी संवेग, ऑप्शन 3 पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन 4 काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हमें एक तो लोहे का स्फेयर दिया गया है और एक एल्यूमिनियम का स्फेयर दिया गया है, और इनके मासेस है जो अलग अलग हैं। लोहे का 10 किलोग्राम का है और एल्यूमिनियम का 3.5 केजी का है। तो जब इन्हें फ्रीली मीनार से गिराया जाता है तो इनका जो एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये यदि ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन है वो ही समान होगा। जब इन दोनों को एक साथ टावर से गिराया जाता है तो इनका एक्सेलरेशन समान होगा, क्योंकि जब इन्हें फ्रीली गिराया जाता है तो जो इन पे त्वरण लगता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ये जी होता है ये अर्थ के मास पर और इसकी अर्थ की रेडियस पर ही डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एम ई है वो है अर्थ का मास और आर ई है वो है अर्थ की रेडियस। तो ये जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं हमें लोहे के और एल्यूमिनियम के, तो इस पे गुरुत्वीय त्वरण का मान डिपेंड नहीं करता है। तो जो 10 मीटर ऊपर हो या कितना भी ऊपर हो तो उस समय पर फ्रीली फॉल हो तो एक्सीलरेशन ही समान होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी एंड इमर्ज आउट ऑफ बॉक्स थ्रू द होल्स सी एंड डी रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों ए तथा बी पर आपतित होकर क्रमशः छिद्रों सी तथा डी से बाहर निकलते हैं। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें छिद्र ए और बी से तो प्रकाश किरण आपतित हो रही है और सी और डी से वे बाहर निकल रही हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है कि हमें इस तरीके का डायग्राम मिले। ऑप्शन 1 ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कांच का एक आयताकार स्लैब। ऑप्शन 2 एक कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस हो सकता है। ऑप्शन 3 एक कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस हो सकता है। और ऑप्शन 4 है प्रिज्म हो सकता है।
तो यदि हम देखें कि इसमें जो यदि कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस होता है तो हमें इस तरीके का डायग्राम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमें फिगर दिया गया है उसमें हमें दिख रहा है कि जो आपतित किरणें हैं वो भी एक दूसरे के समांतर है और जो किरणें बाहर निकल रही हैं वो भी एक दूसरे के समांतर है। तो यदि इसमें कॉनकेव लेंस होता तो वो जो समांतर आपतित किरणें होती हैं उनको वो डाइवर्ज कर देता है। इसी तरीके से यदि कॉन्वेक्स लेंस होता तो वो जो समांतर किरणें आपतित होती है उन्हें वो कन्वर्ज कर देता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस तो नहीं होता। ये आपको यहाँ पे एक कांच का एक आयताकार स्लैब दिखाया गया है। इसमें जो किरण आपतित होती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो रे है ये एयर से इस कांच के स्लैब पर आपतित हो रही है और अंदर प्रवेश करती है। तो जो कांच के अंदर वाली रे होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और फिर वापस से जब ये एयर में निकलती है बाहर तो इसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रेज। तो जो इंसिडेंट रे है यदि वो बिल्कुल सीधी निकल जाती तो वो इस डायरेक्शन में आती, लेकिन हाँ वो अंदर से रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद जो बाहर किरण निकलती है वो इस तरीके की होती है। तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे यदि समांतर किरणें आपतित होती हैं तो वे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के साथ जो बाहर निकलती हैं वे किरणें भी उसके समांतर होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑप्शन 1 कांच का एक आयताकार स्लैब हो सकता है। द इमर्जेंट रेज आर पैरेलल एंड डिस्प्लेस्ड लेटरली। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस दिशा में जो समांतर किरणें आपतित हो रही हैं यदि वो सीधी निकलती तो वो यहाँ से बाहर निकलती, लेकिन यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसलिए वो थोड़ा इधर से बाहर निकली हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का हमें रेडिश कलर दिखाई देता है उसका क्या कारण होता है। ऑप्शन 1 है डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्शन 2 है स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन 3 है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन 4 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, क्योंकि इसी की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य का रेडिश कलर दिखाई देता है। तो scattering of light is the incident in which light rays get deviated from its straight path on striking an obstacle like dust, gas molecules, water vapor, etc. मतलब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें धूल से, गैस मॉलिक्यूल से या जल वाष्प से आदि ऐसी किसी बाधा से टकराकर बिखर जाती है। जो सूर्य से आने वाली सनलाइट होती है उसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं जिसमें 7 कलर्स होते हैं। तो ये जब भी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से टकराती है तो ये स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। रेले स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। रेले स्कैटरिंग है जो वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्ध्य है उसकी चौथी घात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि यदि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसका स्कैटरिंग इफेक्ट कम होगा और वेवलेंथ कम होगी तो उसका स्कैटरिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो जैसे जो वायलेट और ब्लू लाइट होती है इनकी वेवलेंथ कम होती है इसलिए इनका स्कैटरिंग इफेक्ट ज्यादा होता है या ये ज्यादा स्कैटर होती है, ज्यादा बिखर जाती है। जबकि जो येलो है, रेड लाइट है, इनकी वेवलेंथ लंबी होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इनका जो स्कैटरिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है। तो द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट इज ड्यू टू लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हमें सन का रेड कलर दिखाई देता है वो रेड लाइट के कम स्कैटरिंग होने के कारण ही होता है, क्योंकि जो रेड लाइट है वो लॉन्ग उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है इसलिए उसका जो बिखराव है वो कम होगा। बिकॉज द सन एट होरिजन लाइट रेज नीड टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सन होता है वो क्षितिज पे होता है, इसलिए जो लाइट रेज सन से आती है उसे जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो बहुत ज्यादा होती है। इन द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग वायलेट, ब्लू एंड ग्रीन रेज इन द original sunlight are removed and the transmitted beam has yellow and red dominant। तो इस प्रोसेस में जब उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है तो इस डिस्टेंस के दौरान जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट होती है यानी वायलेट, ब्लू, ये जो लाइट रेज है ये तो ज्यादा स्कैटर हो जाती है, लेकिन जो फाइनली जो ज्यादा अमाउंट में कंटेंट लास्ट में हमारी आंखों तक पहुंचता है उसमें रेड लाइट का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सन रेडिश दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द की इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर इज टेकन आउट, द सर्किट इज मेड ओपन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन ABCD, द लाइंस आर। यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकालकर यानी परिपथ को खोलकर क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाएं तो ये रेखाएं होती है। तो यहाँ पे हमें एक परिपथ दिया गया है जिसमें से यदि जब पूंजी निकाल दी जाएगी, मतलब जो करंट का फ्लो है वो बंद कर दिया जाएगा, तो उसके बाद इस तल में ABCD, इस तल में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताना है। तो इफ की इज टेकन आउट द सर्किट इज मेड ओपन, तो यदि की को निकाल दिया जाता है तो ये खुला परिपथ हो जाता है। इसका मतलब है कि अब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। देन करंट विल स्टॉप थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर एंड नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू द कंडक्टर इन द प्लेन ABCD। तो जैसे ही यहाँ पे करंट का फ्लो बंद हो जाएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो भी इधर बंद हो जाएगा। तो अब इस पर केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा और किसी भी इस पॉइंट पर अर्थ पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होंगी वो सीधी होंगी और एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहाँ पे जो अभी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी रेखाएं एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं होंगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन 3, स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेटों को। सेकंड है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेज प्रोटीन्स। ट्रिप्सिन पाइसी-भूत वसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीनों को। थर्ड है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देते हैं। एंड फोर्थ है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देते हैं और लाइपेज पाइसी-भूत वसाओं को। जो अग्नाशय होता है वो अग्नाशय रस का स्राव करता है जिसमें पाचन एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च, लाइपेज ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स एंड ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स, ये अग्नाशय रस का कार्य होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।